हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद टॉप 21 में। और आज हम लोग जून मंथ के टॉप 120 करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो भाई उम्मीद टॉप 21 लेके आ चुका है करंट अफेयर की बेस्ट वीडियो, और इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो की क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, करंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ में जीएस पर भी आपकी अच्छी कमांड होगी, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर के साथ साथ जीएस पर भी पकड़ होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ आपको उम्मीद टॉप 21 देने के लिए रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए कितने अरबों के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत के निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखिए, जो यह कार्यक्रम है वो यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के सफल कार्यान्वयन का समर्थन करेगा। साथ ही जो इसका लक्ष्य है वो 2030 तक निजी क्षेत्र के निवेश में 100 अरब डॉलर को प्रोत्साहन करना है। अगर हम बात करें कि भारत में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक कौन हैं, तो वो है अगस्टे तानो कोमे, और उन्होंने यह बात कही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता लिथियम बैटरी आविष्कारक जॉन गुडइनफ का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जॉन गुडइनफ ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए, अगर हम बात करें कि लिथियम बैटरी के जो आविष्कारक है जॉन गुडइनफ, इनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और लिथियम बैटरी के आविष्कार के लिए ही इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2019। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और यूएनडीपी के जो नए उप प्रमुख हैं वो हैं जू हा ओलियांग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जू हा ओलियांग। नाम काफ़ी अजीबोगरीब है, लेकिन आपको याद रखना है, जू हा ओलियांग। बात करें यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन है वो 22 नवंबर 1965 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क शहर में है, और इसके जो प्रमुख हैं वो अचिम स्टीनर हैं। साथ ही इसके कुल सदस्य जो हैं 170 हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू की है? देखिए, जो डिजिटल घुमंतू रणनीति है तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए, कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए ये डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू की है। और अगर इस रणनीति की बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बात करें अगर हम कनाडा की, तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। मुद्रा की बात करें तो कनाडियन डॉलर है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो मेपल का पत्ता। साथ ही में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया है, और लोकतंत्र सेनानी का सम्मान राशि 16,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लोकतंत्र सेनानी का जो मानदेय है वो 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अगर हम बात करें 1975 में, तो 1975 में जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, तो इनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, और यह जो है 21 महीने तक प्रभावी रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करने वाले सक्रिय प्रशासन के मंच प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। और ये जो बैठक है, इस बैठक के दौरान 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो सीबीआई के निदेशक हैं, तो हाल ही में अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से देश रक्षा साझेदारी को उन्नत कर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देंगे? देखिए, भारत और फिलीपींस समुद्री क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग की एक रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं, समझे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और फिलीपींस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। तो जो वन टैप वन ट्री अभियान है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो वन टैप वन ट्री है, पहली चीज़ तो ये क्या है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने 1 जुलाई 2023 से वन टैप वन ट्री नामक एक अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यह दिन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में भारतीय सांख्यिकी के जो जनक हैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती का एक प्रतीक है, समझे? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 29 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सांख्यविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल हुई हैं? तो ऐसी कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो कि एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल हुई हैं? तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर जो झूलन गोस्वामी हैं वो एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति की सदस्य बनने के लिए इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीदर नाइट, या इनको हम हीथर नाइट और इवन मॉर्गन के साथ शामिल हुई हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने सैन्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया है? तो मैं आपको बता दूं कि किस संगठन ने सैन्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया है, तो वो है आपका डीआरडीओ। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में है। साथ ही इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए जो फेडरल बैंक है इसके जो अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है एपी होता। जी बिल्कुल करेक्ट, एपी होता को जो है फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करें अगर हम फेडरल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो अलुवा केरल में है। साथ ही एमडी और सीईओ वो हैं श्याम श्रीनिवासन। और फेडरल बैंक की जो टैग लाइन है वो है आपका आदर्श बैंकिंग भागीदार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विदेश में रहने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के पहले भारतीय परिषद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें कि विदेश में रहने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के पहले भारतीय परिषद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर है विशेष चंडीयोग को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विशेष चंडीयोग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महालक्ष्मी सहकारी बैंक। तो आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। जो आरबीआई है, तो आरबीआई ने कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और केवल एक गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए चीन को पछाड़कर भारत जो है सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। और बाकी आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा ताकि एक आपकी अच्छी करंट अफेयर पर पकड़ हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 149वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 150 में जगह बनाई है, समझे। और इससे पहले केवल भारतीय विज्ञान संस्थान ने 2016 में 147वीं रैंक के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्यूएस विश्व रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट आंसर ऑप्शन डी। नाम काफ़ी डिफिकल्ट है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वरना कुछ और ही पढ़ देंगे आप इसको। तो बात करें अगर हम शीर्ष पे, तो शीर्ष पे है एमआईटी जो कि यूएस की है यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और चौथे स्थान पर बात करें अगर हम, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 29 जून से 5 जुलाई तक छठा दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें अगर हम कुछ मेलों की, तो देखिए जो दिव्य कला मेला है ये राजस्थान जयपुर में मनाया जाता है।
खीर भवानी मेले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, सरस आजीविका मेला भी जम्मू कश्मीर में, मटुआ मेला पश्चिम बंगाल में, झींगा मेला पंजाब में, माघी मेला पंजाब में, और आपका दिव्य कला मेला एक भोपाल मध्य प्रदेश में होता है, और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में। तो ये जितने भी मेले हैं आपको ये सारे मेले याद रखने हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय ने देश में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एक नया मंच उत्प्रेरक लॉन्च किया है। उत्प्रेरक का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक का जो पूर्ण रूप है वो है आपका ऑप्शन डी, उन्नत तकनीकी दर्शन केंद्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन, तो भैया माफियाओं से निपटने के लिए सिर्फ एक ही राज्य है जो कि इस पर ज़्यादा काम करता है माफियाओं का सफाया करने में, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। योगी बाबा का शहर, योगी बाबा का राज्य, यहाँ पर भाई माफियाओं को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जहाँ बाबा हो तो वहाँ माफिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पॉइंट बता दूं कि इस पहल से जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत जो दर्ज मामलों के साथ साथ गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या से जुड़े मामलों के अभियोजन में तेजी आएगी, जिसको आप लोग पॉस्को बोलते हैं, पॉस्को अधिनियम, पॉक्सो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम बात करें जैसे अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, हस्तशिल्प मैनपुरी तारकासी, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और काल्पी हैंडमेड पेपर ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेत दिए गए हैं। तो आपको ये सारे याद भी रखने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के जो लेखक हैं तो वो है रूपा पाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपा पाई। देखिए, जो रूपा पाई द्वारा लिखित बच्चों के लिए योग सूत्र नामक पुस्तक ये इन्हीं की है। उनकी जो अगर हम बात करें कि उनकी पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन के बाद लेखिका रूपा पाई की आगामी बच्चों की पुस्तक योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगा। समझे ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रजत वर्मा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्थापना की बात करें तो 1968 में, मुख्यालय सिंगापुर, अध्यक्ष हैं पीटर सी और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, और 5 में से 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश में और 1 कर्नाटक में संचालित होगी। पटना और रांची को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IS 18267 2023 कृषि उप उत्पाद विशिष्टता से बने भोजन परोसने वाले बर्तन को किसने प्रकाशित किया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ताकि अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मानक, भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है मानक भवन पुरानी दिल्ली में है। महानिदेशक की बात करें तो प्रमोद कुमार तिवारी हैं और स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किसने शुरू किया है। तो जीतेंगे हम नामक जो अभियान है ये अदानी ग्रुप ने किया है या अदानी समूह ने किया है। और अदानी ग्रुप ने जो है 2023 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जो है जीतेंगे हम नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी मार्च तिमाही में भारत का CAD घटकर कितने बिलियन डॉलर रह गया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जो है ये 1.3 बिलियन डॉलर तक सीमित हो गया है। तो इसका राइट आंसर है 1.3 बिलियन डॉलर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण के लिए मंच पूरी तैयार कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बीमा कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कि टाटा समूह समर्थित बीमा कंपनी टाटा AIA ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान शुरू किया है और बीमा उद्योग में यह अपनी तरह की पहली पहल है, समझे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टाटा IAI सॉरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो विश्व क्रिकेट में लगातार जो है 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं आपके नाथन लियोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाथन लियोन। देखिए ऑस्ट्रेलिया की ये स्पिनर नाथन लियोन राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के नए निदेशक के रूप में आरती होलामड़ी को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरती होलामड़ी। देखिए बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, समझे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो फीफा क्लब विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो जेद्दा में किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
देखिए मैंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी जो स्थापना है वो 21 मई 1904 को हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में, हेडक्वार्टर जो आपका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। इसके सदस्यता की बात करें तो 211 है। प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो रॉबर्ट गुएरिन हैं, और इसके जो राष्ट्रपति हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं, समझे ना, और महासचिव फातिमा समौरा हैं। चलिए साथ ही में अगर आपको बताऊं तो टूर्नामेंट जो है ये किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैजल स्टेडियम में खेला गया है। और फरवरी में फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप 2023 के लिए सऊदी अरब को चुना है। साथ ही में सऊदी अरब वर्ष 2027 में एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वित्त मंत्रालय ने कैपेक्स योजना के तहत 16 राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 56,415 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने NADI नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने जो है NADI या नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 जून को कृषि भवन नई दिल्ली में नंदी, इसका नाम है नंदी NADI नंदी प्रणाली शुरू की है, मतलब नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC नंदी पोर्टल का विकास किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा मनाई जाती है? देखिए आपको त्योहारों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप रेडी रहिएगा, और मैंने जितने भी त्यौहार हैं वो सारा कुछ आपको बता दिया है। तो चलिए हाल ही में खर्ची पूजा की बात करें तो जो खर्ची पूजा होती है वो त्रिपुरा में मनाई जाती है। एक त्रिपुरा का ऐतिहासिक पर्व है खर्ची पूजा। ये जो है सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्साह के जीवन प्रदर्शन में त्रिपुरा के खैयरपुर में प्रतिष्ठित 14 देवताओं के मंदिर में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है, समझे ना। अगर हम और सारे पर्व की बात करें तो जैसे पालकी उत्सव महाराष्ट्र में, रज उत्सव उड़ीसा में, महान प्रार्थना महोत्सव लद्दाख में, तो ऐसे ही मैंने काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में, तो बहुत सारे महोत्सव हैं, तो ये सारे महोत्सव आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को किसने हरी? हाँ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया @100 के लिए भविष्य के लिए तैयार, MSME। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में MSME के काम और सतत विकास में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए 2017 से 27 जून को आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल की जो घोषणा हो गई है, ये इसमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 की जो मेज़बानी है वो भारत करेगा, आपको ये याद रखना है। और 2 बार का चैंपियन भारत अपने विश्व कप अभियान की जो शुरुआत है वो 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो जो G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है, जो कि उत्तराखंड में है। और बैठक जो है ये शहरों के वित्त पोषण के सिद्धांतों पर चर्चा के साथ शुरू हुई है, समझे ना। साथ ही G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, आपको याद रखना है 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषिकेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया ने पूर्व कप्तान तुषार खंडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और भारतीय टीम 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सैंटियागो में होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रही है, समझे। और खंडकर ने हरविंदर सिंह की जगह ली है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन जी, ए, तुषार खंडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो फीफा अंडर 17 है इसका जो आयोजन है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। और यह जो टूर्नामेंट है ये 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। पहले इसे पेरू में आयोजित किया जाना था, लेकिन पेरू अपने बजट कारणों से पीछे हट गया था, है ना। और इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग लेंगी, ये भी याद रखना है कि कुल 24 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पेरू माझाइथे कुंजिथालुकुल उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे नामांकित किया गया है? तो पेरू माझाइथे कुंजिथालुकुल उपन्यास जो है इसके लिए किसको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रिया AS, इनको जो है चुना गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलप्पुझा के जनरल अस्पताल के एक डॉक्टर के वेणुगोपाल को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या IMA द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर के वेणुगोपाल। साथ में आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर IMA द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड MTL ने अनुकूलित बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंडियन बैंक। देखिए, मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अनुकूलित बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बीमा कंपनी लिमिटेड ने निश्चित पेंशन योजना लॉन्च की है? तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की जीवन बीमा सहायक कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निश्चित पेंशन योजना लॉन्च की है, ये भी आपको याद रखना है। और यह जो है एक गैर लिंक्ड गैर भागीदारी वाली व्यक्तिगत पेंशन योजना है जो कि पॉलिसी धारकों को उनकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में सक्षम बनाती है।
जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य बिरला सन्स इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 7 से 8 जुलाई 2023 को अर्बन 20 या U20 मेयरल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद शहर की अगर हम बात करें तो 7 से 8 जुलाई 2023 को अर्बन 20 की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अगर हम बात करें कि इस मेयरल शिखर सम्मेलन में G20 देशों के कई शहर के नेताओं और मेयरों के एक साथ आने की उम्मीदें हैं, समझे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस IT सेवा कंपनी ने उद्यम ग्राहकों के लिए निजी 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए राज्य के स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। और आपने बहुत बार TCS का नाम सुना होगा। तो जो TCS की स्थापना है वो 1968 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और अध्यक्ष इसके नटराजन चंद्रशेखरन। जो TCS के अध्यक्ष हैं वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 में भारत दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर किसने जीता है? तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर ने टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर हासिल कर लिया है और फाइनल में उन्होंने थाईलैंड की त्रिचैट जेंगलाब को हराया है। इनका नाम भी काफ़ी अच्छा है, त्रिचैट चेंगलाब शायद नाम है इनका, चेंगलाब। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीक्षा डागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस शहर में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर स्थापित किया है? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने नई दिल्ली में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में बिजनेस सेंटर स्थापित किया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले में चली थी, है ना। और भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक हरियाणा के जिंद जिले से शुरू होने की उम्मीद है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने डेनमार्क स्थित डांस्के बैंक से 5 साल के लिए लगभग 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल परिवर्तन सौदा हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस को डांस्के बैंक से 454 मिलियन डॉलर का सौदा मिला है और IT प्रमुख इन्फोसिस ने डेनमार्क स्थित डांस्के बैंक से 5 साल के लिए लगभग 454 मिलियन डॉलर का जो डिजिटल परिवर्तन सौदा हासिल कर लिया है। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकणी और इसके MD CEO हैं सलिल पारेख। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फोसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाई जा रही है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो रही है कि आजकल सुरंगें पानी के नीचे बन रही हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाई जाएगी, तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, क्योंकि असम की पहली पानी के नीचे सुरंग जो है ये नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच बनाई जाएगी, समझे। और असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी जिले में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और ये मेधा ने 2017 में तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, के चंद्रशेखर राव। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। और प्लीज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वो भी ईमानदारी से। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल कोशिश हमारी यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, बुक्स और ऑथर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी 1947 नामक नई पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके A.K. भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर है A.K. भट्टाचार्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हम पुस्तकों की बात करें तो ये पुस्तक है, ये 3 भागों में डिवाइड है। एक तो नेहरू और उनके वित्त मंत्री के रूप में, दूसरा शास्त्री और इंदिरा गांधी के अधीन वित्त मंत्री, और इंदिरा गांधी स्वयं वित्त मंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ है? तो पुर्तगाल के जो स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने काफ़ी इनका नाम सुना होगा, ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन है आपके? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वितस्ता महोत्सव मनाया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो कि हैं अमित शाह ने श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्ता महोत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। वितस्ता महोत्सव के अगर उद्देश्य की बात करें तो पूरे देश को कश्मीर की महान सांस्कृतिक विरासत, विविधता और विशिष्टता से परिचित कराना है। और यह जो त्यौहार है वितस्ता, जो कि आज का आधुनिक नाम है झेलम नदी से जुड़े लोक मान्यताओं पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी बिल्कुल करेक्ट, जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 23 जून को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, UAE। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंबई में। तो जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, रोहित जावा जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभालेंगे और वह इस पद पर संजीव मेहता के स्थान पर आएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहित जावा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में AIP सिस्टम बनाने के लिए किसने साझेदारी की है? देखिए, लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स सिस्टम मॉड्यूल्स की प्राप्ति के लिए DRDO के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, लार्सन एंड टुब्रो, जिसे आप बोलते हैं LNT एंड आपका DRDO। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ सहयोग किया है? तो वो है आपका पेटीएम, क्योंकि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने पूर्वोत्तर राज्य में युवाओं के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीएम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए WHO के महानिदेशक के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, और WHO को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए पहली महानिदेशक के विशेष दूत के रूप में जो है डॉक्टर वेनेसा कैरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वेनेसा कैरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किए हैं? तो वो है आपका ऑप्शन ए, IIT कानपुर, क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। और यह परियोजना जो है कुछ साल पहले IIT कानपुर में शुरू की गई थी, और इसका नेतृत्व कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT कानपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की शीर्ष 50 वैश्विक CMO की सूची में 10वें स्थान पर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हरीश भट्ट। फोर्ब्स ने टाटा समूह के ब्रांड संरक्षक हरीश भट्ट को जो है लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली मुख्य विपणन अधिकारी या CMO जिसे बोलते हैं में स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरीश भट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो है ऑप्शन बी, शंकर महादेवन। जी बिल्कुल करेक्ट है, शंकर महादेवन। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को जो है इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। और मैं बता दूं कि शंकर महादेवन की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि संगीत और कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता के लिए दिया गया है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी, शंकर महादेवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? तो अगर हम बात करें, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर ने BSF परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जालंधर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीस में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने चुनाव जीत लिया है? तो अगर हम बात करें कि जो ग्रीस में जो है नाम भी काफ़ी टफ है, किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो किरियाकोस मित्सोटाकिस ने जो है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगर हम ग्रीस के बारे में, तो ग्रीस जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है और इसके राष्ट्रपति हैं कतरीना एनसकेलारोपोलू। प्रधानमंत्री की बात करें तो क्यारिकोस मित्सोटाकिस। राजधानी की बात करें तो एथेंस है और मुद्रा यूरो है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। क्योंकि विश्व बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। बात करें अगर हम वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 14वें राष्ट्रपति की बात करें तो अजय बंगा हैं, जो कि इससे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ हुआ करते थे। एमडी सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मन रेनहार्ट। साथ ही सदस्य देश इसमें 189 हैं। और विश्व बैंक समूह में, चलिए इतना इनफ है, वैसे ज़्यादा आप बोर भी ना हो, इसलिए फ़िलहाल आप लोग ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर, तो वो आपका है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ये सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो डेनमार्क का कोपेनहेगन है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। और चौथे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है। साथ ही अगर हम बात करें भारत के भी 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें नई दिल्ली और मुंबई शामिल हैं, और इनको 141वें स्थान पर रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियना, जो कि शीर्ष पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने श्रीनगर में जो है बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है, समझे ना। और उद्घाटन समारोह जो है ये श्रीनगर के वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक के पास एक पार्क में हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, WEF द्वारा जारी लिंग अंतर सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका फुल फॉर्म है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप, जिसे बोलते हैं लिंग अंतर सूचकांक। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत 146वें देशों में से 127वें स्थान पर है, समझे ना। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आइसलैंड जो है, सॉरी इसका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नॉर्वे या सिंगापुर, नहीं आइसलैंड ही होगा। वैसे मैंने शायद ऑप्शन बी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पर आइसलैंड कर लीजिएगा, क्योंकि शीर्ष पर आपका आइसलैंड है। जी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी जगह पर आप लोग आइसलैंड कर लीजिए। और लगातार 14वें वर्ष आइसलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर है, जबकि नॉर्वे की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन का नंबर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बात करें अगर हम रैंक की कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो जेंडर गैप है उसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 127वां, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताना है कि फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपने इनका नाम काफ़ी बार सुना होगा, ईगा स्वीटेक। तो फ्रेंच ओपन टेनिस में विश्व नंबर 1 और शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाली पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने 10 जून को पेरिस में महिला एकल का खिताब जीता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की महिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? इनको भैया और दूसरा नाम से इनको हम किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना है। तो टेनिस में सर्बियाई नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीता है और अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। समझे, नोवाक जोकोविच 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सीटों से हराकर खिताब जीता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और सेंगोल तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से बताऊंगा कि सेंगोल क्या है और नए संसद भवन के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, जो कि संशोधित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। समझे ना। साथ ही आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल द्वारा जो है डिजाइन की गई नई इमारत का जो निर्माण है वो 2016 में शुरू किया गया था। और नया संसद भवन जो है ये नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में आता है। साथ ही इसे भारतीय संसद के बढ़ते आकार और ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। इस भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समझे। साथ ही अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित घेरे में सेंगोल को भी स्थापित किया है। अब ये सेंगोल क्या है तो मैं आपको बता दूं कि सेंगोल जो है चांदी और सोने से बना होता है। समझे। और यह 5 फीट लंबा राजदंड है जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। तो ये कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है तो आप बोल सकते हैं सत्ता हस्तांतरण का। और बात करें अगर सेंगोल की तो अतीत के तमिल राज्यों में जो है शासन का एक प्रतीक है, जबकि इससे पहले इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। समझे। तो ये इतना कुछ सेंगोल के बारे में था। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं अब, विमल पटेल, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कोटुक ऐप नामक लघु कथा संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए किसे चुना गया है? देखिए साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। और यह जो घोषणा है वो अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में साहित्य अकादमी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में की गई थी। और जो हिंदी भाषा के लिए जो है जिसे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो आपके हैं सूर्यनाथ सिंह को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो बात करें अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून को काहिरा के जो राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। समझे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। थोड़ा मिस्र के बारे में आपको बता दूं कि जो मिस्र है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। समझे। इसकी राजधानी काहिरा है, राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी हैं और मुद्रा जो है ये मिस्र पाउंड है। चलिए कुछ मैं आपको समाचार 2023 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। साथ ही में सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी ने भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और मैं बात करूं पीएम मोदी को द कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए, जो आपका एशियाई विकास बैंक है, इसने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बात करें एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है माडुलियोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। राष्ट्रपति की बात करें तो मत्सुको असाकावा हैं, जो कि जापान के। बात करें उपाध्यक्ष की, तो अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं और इसके कार्यकारी निदेशक हैं समीर कुमार। सदस्य देशों की संख्या 68 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु। सॉरी, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर IIT ना करके आप लोग IISc बेंगलुरु कर लीजिए। IISc बेंगलुरु, यहाँ पे आप थोड़ा IISc बेंगलुरु कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि केरल के कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इफ़को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ़को जिसका फुल फॉर्म है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं। साथ ही में इसने जो है अमेरिका में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर एंटरप्राइजेज इंक के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर है आपका, अब कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है आप सभी को पता है, USA में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, USA। बात करें इफ़को के बात करें इसको स्थापना की इफ़को की, तो इफ़को का जो स्थापना है वो 1967 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और MD और CEO हैं आपके US अवस्थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अलीबाबा कंपनी के मुख्य कार्यकारी का पद कौन संभालेगा? तो जो अलीबाबा है, तो बता दूं कि एडी वू को अलीबाबा ग्रुप ने नया CEO और जोसेफ तिसाई को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। समझे, अलीबाबा जो है ये एक एक चीनी राष्ट्रीय बहुप्रौद्योगिकी कंपनी है, समझे ना, चीनी की, याद रखिएगा। मुख्यालय की बात, इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1999 को हुई है। मुख्यालय चीन के हुआंगजो में है। संस्थापक हैं जैकमा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एडी वू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, PM किसान मोबाइल ऐप पर एक नई सुविधा फेस ऑथेंटिकेशन का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसे कहते हैं चेहरा प्रमाणीकरण। तो PM किसान मोबाइल ऐप पर एक नई सुविधा फेस ऑथेंटिकेशन का अनावरण किसने किया है, या चेहरा प्रमाणीकरण का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। और इन्होंने जो है
मैं बता दूं थोड़ा पीएम किसान योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है भारत सरकार की एक पहल है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है। समझे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर USAID भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर मैं बात करूं कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर USAID भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे ने। देखिए भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। समझे ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फिनलैंड की संसद द्वारा पेट्री ऑर्पो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है पेट्री ऑर्पो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? आप जानते हैं कि 3 बाल्टिक देश हैं, इनका जो नाम है एस्टोनिया, लिथुआनिया और एक आप बताइए कमेंट करके। बाल्टिक देश 3 हैं, कौन कौन से? एस्टोनिया, लिथुआनिया और एक आपको कमेंट करके बताना है। तो जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला बाल्टिक देश है वो आपका है ऑप्शन बी, एस्टोनिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के देश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस को जो है सम्मानित किया गया है, जो कि WHO के महानिदेशक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस। बात करें WHO की, तो WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। प्रथम राष्ट्रपति हैं एंडीजा स्टैम्पर। और बात करें इसके महानिदेशक की, तो वो हैं टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस। सदस्य देश हैं 194। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है किस बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर वन व्यू सुविधा लॉन्च की है, जो कई बैंक खातों में खाता प्रबंधन को सक्षम बनाता है? तो वो है आपका एक्सिम बैंक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। बात करें एक्सिम बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 को हुई है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में। अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा और MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। और इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ये जो है आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो मतलब किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23 जून को मनाया जाता है। समझे ना? क्योंकि खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। समझे ना? और पहला ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें कि पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था, तो वो था 1948 मनाया गया था। और ओलंपिक दिवस की अगर हम 2023 की थीम की बात करें तो वो है लेट्स मूव, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जो विधवापन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कई देशों में लाखों विधवाओं और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाले गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। जिसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, सात्विक चिराग इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियन की बात करें अगर हम, देखिए ऐसे तो सीधा सा आप आंसर भी दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की बात करें तो वो आपका 23 जून को ही मनाया जाता है, समझे ना। तो इसका राइट आंसर 23 जून, जी बिल्कुल करेक्ट। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, वैसे 23 जून ही है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को ही मनाया जाता है, जी बिल्कुल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो देखिए, भारत ने हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, जो समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण मंच पर एक साथ लाना है। इसके तहत नासा और इसरो ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमति की है। साथ ही में आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है, जो कि 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, तो वो आपके बने हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा करने वाले वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बाद दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पहली बार mRNA आधारित ओमिक्रॉन विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भारत ने। देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश के पहले mRNA आधारित ओमिक्रॉन विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तरीय औषधि योजना शुरू की है? तो वो है आपका झारखंड। कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंता सोरेन ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पंचायती स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की है, जिसका जो उद्देश्य होगा वो दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना, समझे ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है? तो 21 जून 2023 को ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका जो आयोजन है वो किया है भारतीय नौसेना ने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर भारतीय नौसेना द्वारा जो है ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया है। और आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ जो है समन्वय में ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम की योजना बनाई थी, समझे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो अगर हम बात करें कि भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, तो वो है आपका GE एरोस्पेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, GE एरोस्पेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को किस शहर ने योग कार्यक्रम में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
देखिए, सूरत ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी से एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। समझे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गिफ्ट, जिसका जो फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख आधिया को जो है गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हसमुख आधिया जो है एक सेवानिवृत्त नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हैं। हसमुख आधिया से पहले गुजरात के जो पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मांकड़ अध्यक्ष इसके पद पर थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हसमुख आधिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन, वैसे मुझे तो लग रहा है किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी जी, मध्य प्रदेश लग रहा है मुझे। फिलहाल मध्य प्रदेश एकदम श्योर, क्योंकि जो हॉकी जो है ये मध्य प्रदेश ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। समझे ना? तो आपका मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के लिए जो श्रेयस धूपे और मोहम्मद कोनैन डेड और अली अहमद ने जो है काफ़ी स्कोर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अगर हम बात करें इफ्को की, तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसने अमेरिका में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। हालांकि क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत की अंडर 23 महिला टीम ने किस टीम को हराकर 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 जीता है, का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। भारत की जो अंडर 23 महिला टीम जो है ने हांगकांग के मिशन ग्राउंड में आयोजित फाइनल में बांग्लादेश को हराकर 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 22 और 23 सितंबर को भारत के पहले मोटो जीपी रेसिंग कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 22 और 23 दिसंबर को जो है भारत के पहले मोटो जीपी रेसिंग कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा और एडवेंचर्स चैंपियंस में हाई एंड रेसिंग मशीन ब्रांड यूपी के जो है प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जलवायु रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूरोप। समझे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। मैं बता दूं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। समझे ना? जिसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला जो महाद्वीप है वो पिछले साल लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण एशिया के हिंदकुश हिमालय में
ग्लेशियर सदी के अंत तक अपनी मात्रा का कितने प्रतिशत तक खो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 75, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण एशिया के हिंदुकुश हिमालय में ग्लेशियर सदी के अंत तक अपनी मात्रा का 75% तक हो सकता है। और मैं बात करूं अगर, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले 240 मिलियन लोगों के लिए खतरनाक बाढ़ और पानी की कमी का कारण बन रही है। समझे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 75%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो UIDAI का जो नया CEO है वो जो है बनाया गया है आपके अमित अग्रवाल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित अग्रवाल। देखिए अमित अग्रवाल जो हैं ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और वह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से स्नातक हैं। बात करें अगर हम UIDAI के बारे में, तो आप जानते हैं कि UIDAI जो है ये आधार अधिनियम 2016 के तहत बनाई गई एक वैधानिक प्राधिकरण है। समझे ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर है नुसरत चौधरी। जो नुसरत चौधरी हैं इन्हें अमेरिकी इतिहास की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस जो है ये जो है आपका मनाया जाता है 21 जून को। और अगर हम बात करें सबसे पहला संगीत दिवस कब मनाया गया था, तो वह आपका 1982 में पेरिस में आयोजित किया गया था, 1982 को। तो जो संगीत दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है ये हर साल दुनिया भर में जून संक्रांति पर मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। वैसे इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 21 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय की अगर हम बात करें तो इसका जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम। समझे ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय एवं एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ऐसे भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने शॉट पुट में राष्ट्रीय एवं एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो वो हैं आपके तजिंदर पाल सिंह तूर। देखिए भारत के शीर्ष शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया है। और तजिंदर पाल सिंह तूर ने 21.77 मीटर के थ्रो के साथ अपना पिछला एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जो उनका रिकॉर्ड था वो 21.49 मीटर का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तजिंदर पाल सिंह तूर। चलिए बात करते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो 2023 का WHD का विषय है हाइड्रोग्राफी, ये महासागर के डिजिटल जुड़वा को रेखांकित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का जो युगल खिताब है वो आपके सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। देखिए सात्विक चिराग जो है ये इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियन बने थे।
और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये इंडोनेशिया ओपन 2023 में इन्होंने युगल खिताब जो है अपने नाम किया है, जो कि पहली भारतीय जोड़ी बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन हैं? तो एशियाई बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जो है, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय तलवारबाज हैं वो हैं आपकी भावना देवी या भावना कोहली। बताइए कौन है? जी बिल्कुल, भावना देवी ने जो है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया इन्होंने, समझे ना। और जो जी भावना नहीं जी, भावनी देवी करेक्ट है, भवानी देवी या भवानी देवी, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, भवानी देवी ने। तो भवानी देवी ने जो है चीन के वुशी में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की कृपाण स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उसको हिंदी में कृपाण भी बोलते हैं, याद रखिएगा तलवारबाजी को। तो वो है आपकी भवानी देवी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है G20 के अंतर्गत विज्ञान 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, जी भोपाल में। G20 के अंतर्गत साइंस 20 का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश के भोपाल के ताज होटल में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है जी द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 शिमला का उद्घाटन किया है। और एक्सपो में लगभग 15 रियल एस्टेट डेवलपर्स और कुछ बैंक भाग ले रहे हैं, समझे ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन बी, जी बिल्कुल, सलमान रुश्दी। तो जर्मन शांति पुरस्कार के लिए जो है सलमान रुश्दी को जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। अगर हम बात करें सलमान रुश्दी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो वो है आधी रात के बच्चे, सर्व करो, शैतानी छंद, रोज, शालीमार द क्लाउन, गोल्डन हाउस। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली योजना गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। जी बिल्कुल सही है, कर्नाटक। कि कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है मुफ्त बिजली योजना, जिसे गृह ज्योति योजना के नाम से जानते हैं, कर्नाटक ने शुरू की है। बात करें अगर कर्नाटक के गठन की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 और लोकसभा सीटें 28। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो अगर हम बात करें भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है, तो वो आपका मंगोलिया, समझे। कि 20 देशों से अधिक देशों के सैन्य टुकड़ियों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 19 जून को मंगोलिया में शुरू हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है
ये किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी जानते हैं स्वामीनाथन जानकी रमन को। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्वामीनाथन जानकी रमन। थोड़ा बात कर ले अगर हम रिजर्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस अधिनियम के थ्रू? तो 1934 के अधिनियम के थ्रू हुई थी। बात करें अगर हम आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की, तो उसमें 4 गवर्नर हैं। पहला है तवर्ण रविशंकर, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। चलिए बात करें आरबीआई के मुख्यालय की, तो वो आपका मुंबई में है। आरबीआई की जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो भी आपको याद रखना है, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। अगर वर्तमान की बात करें कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है? तो वो आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी की सूची जारी की है और इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शीर्ष स्थान पर है। समझे? हुरून इंडिया के मुताबिक अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कुल बाजार पूंजीकरण है वो 16 करोड़ 37,337,000 करोड़ रुपए है। समझे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीएमडी हैं मुकेश अंबानी। मालिक की बात करें तो वो मुकेश अंबानी हैं और निदेशक हैं नीता दलाल अंबानी। हाँ, ये भी आपको याद रखना है, कुल बाजार पूंजीकरण कितना रहा? कितना रहा? 16 लाख, जी 16,37,337 करोड़ रुपए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई 2023 में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी बिल्कुल सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। बात करें यूनेस्को की, तो इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक की बात करें तो ऑड्रे अजौले हैं। सदस्य देश हैं 193 और भारत में कुल यूनेस्को साइटें हैं 40। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा। इतना सारा कंटेंट आपने जो पढ़ा समझा, मज़ा तो आया ही होगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो चलिए थैंक यू सो मच।